आतंकजीत सिंह साहब, आपके पास आ जा रहा हूं। मेरे ख्याल में बात कंप्लीट कर लिए थे, अभी जब फिर कनेक्टिविटी आएगी तो फिर कंप्लीट कर लेंगे। आप बहुत स्पेसिफिक चीज है, और मैं बार बार केसीआर साहब का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने अपनी नाम, पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस किया, और यहां आके दिल्ली में उसका पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया। और उसके पहले भी मुझे ठीक से याद है, जब कोरोना का पेंडेमिक अगर आपको याद हो, तो वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो एड्रेस कर रहे थे कि जो हिंदी भाषी लोग थे कि भाई ये हमारे हैं, इनकी वजह से हमारे राज्य में आए हैं, इनका स्वागत है हमारे राज्य। और उन्होंने कहीं वो ट्रीटमेंट नहीं किया था कि उन्होंने बहुत खुले मन से कहा था, ये मैं ईमानदारी से कहूं। तो उस समय कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि लॉन्ग टर्म वो भी अपने को पिच कर रहे हैं। दूसरा, अभी हाल के दिनों में वो बिहार गए, जब उनको कुछ एक कॉम्पनसेशन का चेक एक देना था सेना में शहीद हुए लोगों को, तो वो स्वयं गए और उन्होंने वो चेक दिया, फिर नीतीश से मुलाकात की, वो लोगों से मिलते हैं। अभी वो अखिलेश यादव के साथ बहुत दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी के साथ मिलने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो ये सारा जो जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि भाई उनको तेलंगाना को तो एड्रेस करना ही होगा, और एड्रेस उनको कांग्रेस को करना होगा। वो घूम फिर के कांग्रेस के अगेंस्ट कोई किलेबंदी करने की भी कोशिश करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? एंड ऑफ द डे तो इट हैज टू बी सेटल्ड बिटवीन कांग्रेस एंड केसीआर साहब। इस पे जरा मैं आपका समझ, और उन्होंने चढ़नी साहब को जो अपना अध्यक्ष बनाया, वो एक बड़ा इंडिकेशन, बड़ा मैसेज भेजा है उन्होंने नॉर्थ इंडिया में। आतंकजीत सिंह साहब। आनंद वर्धन जी, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि केसीआर दिल्ली में अपना ऑफिस खोल के एक सेक्युलर सोशलिस्ट वेलफेयर काइंड ऑफ पार्टी का एक उन्होंने एक डायरेक्शन दिया। उस डायरेक्शन का मेन कारण ये था, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो केसीआर साहब की हो, चाहे वो और छोटी स्टेटों के जो हों, इनका मतलब ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें एक विंडो, एक गैप छोड़ रही है, जिसकी वजह से ये पार्टियां जो हैं उस गैप को फिल करने आ रही है। हालांकि कांग्रेस को आंदोलन के बाद, आंदोलन में कांग्रेस जो थी किसानों के साथ थी। हालांकि ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो चौटाला रहे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हो, या चाहे वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के रहे हो, तो उनको स्टेज नहीं दिया गया। पर जब वो आंदोलन समाप्त हो गया 11 दिसंबर को और 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसके बाद इन पार्टियों ने महंगाई पे, किसानों पर और बेरोजगारी पर, ये 3 मुद्दे, आप भारत जोड़ो यात्रा भी देख रहे हैं, 3 ही मुद्दों पे रोज भाषण होता है या उसी पे वार्ता होती है, या तो महंगाई पे, या बेरोजगारी पे, या किसानों के मुद्दे पे। किसानों के जो चीजें एमएसपी की रह गई और उनकी इंश्योरेंस का है, उनका बिजली अधिनियम बिल 2022 जो टेबल हुआ, उसके अलावा सिंचाई को लेकर, बिजली के मीटरों को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद ही कह दिया था कि ये जो मीटर्स हम लगा रहे हैं, आपके ट्यूबवेल्स पे, ये मीटर्स हम हटा लेंगे और कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। इस बेसिस पे उन्होंने इलेक्शन में अपने वोट मांगे। अब वो वोट उनको मिल गए, पर सिंचाई में से मीटर नहीं हटाए गए, तो किसानों ने फिर आंदोलन किया कि भाई आपने मीटर नहीं हटाए, मीटर हटाइए। तो कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वो प्रोमिसेस करती हैं, पोल प्रोमिसेस करती हैं, उनको पूरा नहीं कर पाती हैं। और इसी वजह से क्षेत्रीय पार्टीज उस गैप को भरने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए नेशनल लेवल पे आ रही है। जैसे कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पहले हिमाचल गई, पर हिमाचल में वो बैक ट्रैक कर गई, क्योंकि उनको लगा पंजाब का एंटी इनकम्बेंसी कहीं हिमाचल में ना हो जाए, तो जो बसी बसाई गवर्नमेंट है उसका नुकसान ना हो। हालांकि आम आदमी पार्टी को अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। दिल्ली तो एक, अब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट है, ये इनके पास अख्तियार है ही नहीं कुछ ज्यादा। सारा कुछ या तो एलजी के हाथ में होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पुलिस फोर्स है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास होता है। तो ये तो एक समझ लीजिए एक रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट चला रहे हैं। अब पंजाब को आम आदमी पार्टी कैसे मैनेज करती है, और उसके बेसिस पे उनकी आगे की रूपरेखा तय होगी। गुजरात में जिस तरीके से आपने देखा, आम आदमी पार्टी को एक विंडो मिली है, 20% वोट साउथ गुजरात में, और ट्राइबल वोट, दलित वोट, जो बीजेपी भी कभी कैश नहीं कर पाई थी पिछले 22 सालों में, वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये विफलता रही है कि कांग्रेस उन स्टेटों में अपने वोट को वापस बटोर नहीं पाई। 77 सीटों से 17 सीटों पे आ गई, वोट परसेंटेज उनका 16-17% गिरा। आपकी मेरी वार्ता पहले भी हुई थी कि हिमाचल और गुजरात में जितना भी वोट परसेंटेज शिफ्ट होगा कांग्रेस का, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। बीजेपी को नुकसान नहीं, उल्टा फायदा होगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। और हालांकि मार्जिन, अब आप देखिए हिमाचल में मार्जिन सिर्फ 2% था, पर सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई। और गुजरात में तो मार्जिन ही डबल का फर्क था, जितनी सीटें, जितना परसेंटेज वोट आम आदमी पार्टी का, तो उससे डबल कांग्रेस का था, उससे डबल आप समझिए बीजेपी का था। तो अब
मामला ये है कि कांग्रेस किस तरीके से एक यूपीए 1-2 में आपने एक चीज देखी होगी कि इनके पास एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कई मुद्दे जैसे कि पब्लिक स्पेंडिंग का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, फार्मिंग का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स, फिस्कल डेफिसिट का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है। इन सब मुद्दों पे एक कॉमन ग्राउंड बनाना और उसमें तमाम संगठनों के साथ, तमाम पार्टियों के साथ उसमें उनके साथ अलायंस करना, नेगोशिएट करना, कांग्रेस का जरूरी कदम ये हो गया कि अगले एक साल में ये काम उनको पूरा कर लेना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो वो सब पार्टियां तितर बितर रहेंगी और जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां बन जाए, होगा क्या, वोट डिवीजन होगा, एंटी इनकम्बेंसी डिवाइड होगा, बीजेपी को उसका डायरेक्ट बेनिफिट 100% दोबारा से मिलेगा। तो सभी अपोजिशन पार्टीज को अगर बीजेपी को, उनका टारगेट बीजेपी को हराना है या मोदी जी को प्रधानमंत्री अगला नहीं बनने देना चाहना है, तो उनको बहुत सीरियसली आपस में मिलकर काम करना जरूरी है। खाली एक राष्ट्रीय संगठन बना देने से कोई गारंटीड वोट उनको नहीं मिल जाएगा। और किसानों के मुद्दे में जो चंद्रशेखर राव ने एक इनिशिएटिव लिया, वो अच्छा इनिशिएटिव है। किसान संगठन सेल के हेड वही होने चाहिए जो खुद किसान है और किसान यूनियंस चला रहे हैं। कांग्रेस में भी यही बात है, जब किसान सेल को उनको एक्टिवेट करना था तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंजाब की, उनको बना दिया गया किसान सेल का प्रेसिडेंट। हालांकि किसान सेल का प्रेसिडेंट एक नॉर्थ के आदमी को होना चाहिए था, जो वहां पे नॉर्थ की आवाज को बुलंद करता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और कश्मीर तक किसानों को जोड़ता, गोलबंदी करता, लामबंदी करता और भारत जोड़ो यात्रा में भी उनको जोड़ता और आगे उनकी वोट परसेंटेज भी बढ़ाता। तो इन चीजों पे कांग्रेस को विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। आतमजीत सिंह साहब, मैं एक बहुत स्पेसिफिक चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप उन राज्यों से आते हैं और उन जगहों पे आपका बहुत जान पहचान है। आप रहते उत्तर प्रदेश में हैं, पढ़ाई लिखाई आपने दिल्ली से की, पंजाब से आपके मतलब आपका नाता है भाई, आप किसान आंदोलन में पूरी तरह से पंजाब के लोगों के साथ आप जानते हैं। मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी जब 2024 का इलेक्शन कैंपेन करेगी तो उसका नेशनल उसमें किसके अगेंस्ट प्रचार करेगी, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी एक फैसिलिटी मैनेजमेंट पार्टी है। वो क्या करती है, वो कहती है मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो कहती है कि मैं आपको शिक्षा और स्वास्थ्य दूंगा। अब वो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो उनका दिल्ली का मॉडल है, वो दिल्ली का मॉडल ऑलरेडी एलजी, प्रेसिडेंट, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां से सारा, वो दिल्ली को ऐसी स्टेट तो नहीं थी जो पिछड़ी हुई स्टेट थी। तो दिल्ली जितनी एडवांस स्टेट है, उस एडवांस स्टेट पे बाकी स्टेटों को लाने का काम जब तक नहीं उसका बेस बनेगा, तब तक वो आम आदमी पार्टी उसमें शिक्षा स्वास्थ्य पे कैसे काम करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देना, 1500 से 2000 रुपए महिलाओं को देना या कोई भी पॉपुलर स्कीम लागू करना, ये तो आम आदमी पार्टी आसानी से कर सकती। पंजाब में भी उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दे देगी, पर पंजाब को डेट फ्री नहीं बना सकती। पराली का मुद्दा है, पत्ती जलाने का मुद्दा है। आपने देखा पराली के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पोल्यूशन जो है पराली की वजह से हो रहा है, और सडनली जब वो पंजाब में सरकार बना ली है तो अब कहते हैं कि पराली से दिल्ली का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा आतमजीत सिंह साहब, मेरा प्रश्न ये दूसरा, मेरा प्रश्न ये है कि भाई आप जब इलेक्शन लड़ते हो तो आपका एक कोई होता है ना कि इसके, मैं एक उदाहरण दे दूं तो शायद मेरा प्रश्न ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। 2014 में जब आम आदमी पार्टी 350-400 से ऊपर सीटें लड़ रही थी, तो उसने कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर रही थी। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि भाई केजरीवाल साहब मोदी साहब के सामने सबसे ज्यादा वोट पा गए। रायबरेली में जितना अच्छा कैंपेन कुमार विश्वास साहब ने किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बहुत ही अच्छा। वहां रहे थे 4 महीना और खूब बढ़िया कैंपेन किए, वोट मिले 25,000, लेकिन डेंट कर गए कांग्रेस को। कांग्रेस के जो विरोध में वोट मिले वो बीजेपी को चले गए। मैं उस रेफरेंस में कह रहा हूं कि भाई नेशनल पॉलिटिक्स में तो उसको कहीं बोलना होगा ना, स्टेट पॉलिटिक्स में चल जाता है कि ये भी है, लेकिन उसको एक स्टैंड लेना होगा। वो स्टैंड किसके अगेंस्ट होगा? बीजेपी सेंट्रल में है, तो अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट स्टैंड लेती है तो कांग्रेस को फायदा होगा ही होगा। अगर वो केजरीवाल, मैं इस रेफरेंस से पूछ रहा था आपकी बात। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, आला कमान पहले कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की टीम भी, जैसे कि वो एआईएमएम के बारे में बोलती है, वैसे वो आम आदमी पार्टी के बारे में बोलती है। तो आम आदमी पार्टी का ऑपोजिशन में, एक ज्वाइंट ऑपोजिशन में क्या उनका रोल होगा, कैसे तय होगा, ये तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस में ही कुछ पता लग सकता है। तो आम आदमी पार्टी शुरुआत में तो विरोध करेगी बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। उसका फायदा
कुछ सीटों पे कांग्रेस की जगह बीजेपी को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो कांग्रेस का जो वोट आने वाला वोट है वो आम आदमी पार्टी काटेगी। हालांकि विरोध वो दोनों पार्टियों करेगी, ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि बीजेपी अच्छी है और कांग्रेस बुरी है, या कांग्रेस जो है वो ऑपोजिशन में लीड कर सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कई इलेक्शनों में उन्होंने एक ग्रीन ऑलिव दिया कांग्रेस को कि आप हमें एज अ ऑपोजिशन मेंबर या ऑपोजिशन पार्टनर ले सकते हैं, पर कांग्रेस ने उनको बिल्कुल नकार दिया। उनका साफ साफ ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है टीम बी है बीजेपी की। बीजेपी हालांकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा सीरियसली लेती है एज ऑपोजिशन। गुजरात के इलेक्शन में भी अमित शाह ने ये कह दिया कि 2024 और 2029 के इलेक्शन में जिससे अगर बचना है तो आम आदमी पार्टी से बचना है, कांग्रेस को तो हम देख लेंगे। कांग्रेस के खिलाफ तो उनका एक नैरेटिव जो चला आ रहा है पिछले 8-9 सालों से कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है, पप्पू की पार्टी है, तो वो ऑलरेडी इतना कैंपेन चला चुके हैं कांग्रेस से, तो उनको प्रॉब्लम है ही नहीं। उनको प्रॉब्लम जो है वो आम आदमी पार्टी से। पर क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को उस ऑपोजिशन, अगर मान लीजिए कल को ऑपोजिशन के नंबर्स आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर 50 सीटें भी कट के 250 सीटें अगर ऑपोजिशन मेंबर्स की आ जाती, तो क्या आम आदमी पार्टी में का रोल कांग्रेस समर्थित ऑपोजिशन में क्या रहेगा, ये तो पोस्ट पोल अलायंस में ही पता लगेगा। अगर कांग्रेस की सीटें बीजेपी के बराबर आ जाती हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए दुविधा हो जाएगी कि वो बीजेपी की तरफ जाए कि कांग्रेस की तरफ जाए, क्योंकि उनको नकार दोनों पार्टियां रहेंगी, वो अपनी अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि फायदा किसको होगा, पर यह जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने एक अपनी पहचान जरूर बनाई है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कुछ ही स्टेटों में प्रभाव कर सके कि आप कहिए पैन इंडिया लेवल पे आम आदमी पार्टी 2024 के इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा एक वोट परसेंटेज ला सकती है, तो मेरा ये मानना नहीं है। कुछ स्टेटों में डेफिनेटली, पर नुकसान वो कांग्रेस को ज्यादा पहुंचाएगी, बीजेपी को कम पहुंचाएगी। तो इसलिए कांग्रेस को बाकी जैसे कि अभी बाकी लोगों ने कहा, जिस तरीके से उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में तो पोस्ट पोल अलायंसेस से ही पता लगेगा कि क्या रोल बैठता है। पर यह जरूर है, पंजाब का किसी ने जिक्र नहीं किया, पंजाब में अकालियों का जो बीजेपी के साथ एक टाइप चल रहा था पिछले 20-22 सालों से, वो कहीं खटास में नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब की जो सीटें हैं और पंजाब से प्रभावित जो हरियाणा का एरिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी की बेल्ट की बात कर रहा हूं, ये 4 बेल्ट्स ऐसी हैं जिसमें जाट और किसानों का और जट किसानों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और अगर किसानों के मामले में एमएसपी पे कोई 2023 दिसंबर तक बीजेपी अपना रुख सही नहीं करती है, 23 फसलों पर एमएसपी के अनाउंसमेंट नहीं करती है, तो मुझे ये लगता है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। चलते चलते आतमजीत सिंह साहब, लास्ट में एक, इफ यू वांट टू कंक्लूड समथिंग, लास्ट वर्ड बहुत संक्षेप में, क्योंकि टाइम, वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस को अगर अपने पार्टी प्रोस्पेक्ट्स रिवाइव करने हैं तो भारत जोड़ो यात्रा के अलावा, जैसे कि विजय कृष्ण जी ने कहा, कि और पार्टियों के साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। बेरोजगारी पे एक रोड मैप देना पड़ेगा, कृषि कानूनों पे और कृषि की समस्याओं पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे और महंगाई पे जब तक वो अपनी पॉलिसीज क्लियर नहीं करेगी तब तक लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, क्षेत्रीय पार्टी नहीं जुड़ेंगी। अगर वो अपनी पहल लेती है, पॉलिसीज क्लियर करती है और उसके बाद गठबंधन करती है, तो मेरे हिसाब से 4-5 स्टेटों में तो काफी इफेक्ट कर सकती है।